वेलकम दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं ये बंधुत्व जाति और पक्ष। तो इस पर इसके पीछे भी हम लोग देख चुके हैं पिछले सेशन में कि प्राचीन भारत में सामाजिक मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार या तो वर्ण था या फिर जाति था। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर हम आगे बढ़े हैं। इसके पहले आपसे एक आग्रह है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों, ये है क्या कि ये बंधुत्व को लेके प्राचीन भारत में जो वर्ण की व्यवस्था, जाति की व्यवस्था थी, तो सारा कुछ उसी पर निर्भर लगता है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख लें। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा, मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने देखा क्या कि ये बंधुत्व क्या था, जाति और वर्ग में ये जाति और वर्ण ये दो मुख्य आधार थे सामाजिक मान प्रतिष्ठा के। सामाजिक संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर उनके स्वामित्व का, उनके काम का, उनके प्रतिष्ठा का, उनके पहचान का। लेकिन यही सब कुछ नहीं था, केवल वर्ण और जाति ही सब कुछ हो ऐसा भी नहीं था। वर्ण के बाहर भी कई बातें थी। आज भी सवाल उठते हैं, उस समय भी सवाल उठते थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कुरु दरबार में, तो द्रौपदी ने कई सवाल थे। उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, और जिनके पास अगर रहा भी होगा उन लोगों ने दिया नहीं। तो क्योंकि वो उस व्यवस्था में जकड़े हुए थे, उससे बाहर जाने को तैयार ही नहीं थे। तो कई ऐसी बातें आती है। अब हम आते हैं कि जाति और वर्ण से परे जाति और वर्ण से परे सामाजिक प्रतिष्ठा। तो हमने देखा क्या कि भाई ब्राह्मण सबसे पहला वर्ण था। तो ब्राह्मण समाज में सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानित व्यक्ति होता था। लेकिन क्या यह केवल वर्ण पर ही निर्भर था? तो ऐसा भी नहीं था, केवल वर्ण पर निर्भर नहीं था। आपने देखा होगा, सुना होगा, कई कहानियों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब कोई राजा महाराजा जब कोई बड़ा यज्ञ करते थे, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ, तो इस तरह के यज्ञ करते थे, तो वो चुनिंदा ब्राह्मणों को बुलाते थे। वो चुनिंदा ब्राह्मण कौन है? अब हम ब्राह्मणों को देखें। ब्राह्मण क्या है कि ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा किस पर है? तो ये विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, जो जिनके पास विद्या भी हो, जिन्होंने सभी वेदों पुराणों का अध्ययन किया हो, जिन्हें यज्ञ संबंधी जो क्रियाकलाप होते हैं तो उसकी जानकारी हो उन्हें, और जिनकी अपनी पहचान और प्रतिष्ठा हो। तो क्या सभी किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया जा सकता था? तो ब्राह्मणों में जिन ब्राह्मणों की उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा, तो ये क्या थे कि ब्राह्मणों में भी अधिक प्रतिष्ठित। ब्राह्मण तो प्रतिष्ठित थे। अगर केवल वर्ण की बात करें तो वर्णों के आधार पर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ वर्ण था, और इनकी प्रतिष्ठा अन्य वर्ण के लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। लेकिन ब्राह्मणों में भी जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त थी, वो क्या थे कि वे अधिक प्रतिष्ठित थे। जो धार्मिक कार्यों में लगे थे,
उनकी प्रतिष्ठा अधिक थी, लगे थे, तो इनकी प्रतिष्ठा अधिक थी। जो नेक थे, जो दानी थे, जो दान लेते थे तो दान देते भी थे, जो समाज कल्याण के लिए काम करते थे, ऐसे ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा। अब देखिए, अब राजा क्या करते थे कि इन ब्राह्मणों को क्या किया कि भाई ऊंचे पद दिए। बड़े मौर्य शासन में अशोका ने तो धर्म महामात्य ही बनाया ब्राह्मणों से, और चंद्रगुप्त के शासन से ही आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो ये ब्राह्मण राजा के परामर्शदाता या मंत्री हुआ करते थे। तो जब मंत्री होंगे तो उनके पास योग्यता तो अपेक्षित है। अगर योग्य होंगे नहीं, वो क्या करते थे भाई कि राजनीति के मामले में परामर्श देंगे, धर्म के मामले में परामर्श देंगे, न्याय के मामले में परामर्श देंगे, नैतिकता के मामले में परामर्श देंगे। तो ऐसे ब्राह्मण जिनको ऐसे विषयों की जानकारी हो, जिनको अर्थशास्त्र का भी, अब चाणक्य की बात करें तो चाणक्य उस समय के संसार के सभी विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, अरस्तु और प्लेटो से भी। तो ऐसे में उस समय उस जमाने की कोई ऐसी विद्या नहीं, कोई ऐसी विधा नहीं जिसमें चाणक्य निपुण हो। तो इन्हें तो सम्मान मिला, ब्राह्मण थे, धर्म के लिए भी सम्मान मिला, राजनीति के लिए भी सम्मान मिला, अर्थव्यवस्था के लिए भी सम्मान मिला, और राजा के दरबार में ऊंचे पद पर काम करने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। और एक राजा नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंदुसार तक तो ऐसे ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा अधिक थी। लेकिन जो ब्राह्मण जिनकी शिक्षा अधिक नहीं थी, अच्छी नहीं थी, जो धार्मिक कार्यों में नहीं लगे थे, जो इसमें निपुण नहीं थे, तो ऐसे ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा शिक्षित ब्राह्मणों के तुलना में कम थी। तो केवल वर्ण होने से, ब्राह्मण होने से आप समान रूप से सम्मानित होंगे ऐसा नहीं था। ब्राह्मण होने के साथ साथ आपको मनुस्मृति तो स्पष्ट रूप से कहता है कि भाई अगर ब्राह्मण है तो 5 गुण में आपको निपुणता होनी चाहिए। आपका शिक्षा होना चाहिए, आप शिक्षा देने वाले होने चाहिए, आप यज्ञ करने वाले होने चाहिए, आप यज्ञ कराने वाले होने चाहिए, आप दान देने वाले होने चाहिए, आप दान लेने वाले चाहिए। और अगर चाणक्य की बात करें तो चाणक्य इन सभी गुणों में निपुण था, इन सारी शर्तों को पूरा करता था। तो एक अद्भुत ब्राह्मण हम कह सकते हैं, तो उस जमाने का सबसे विद्वान व्यक्ति थे। अब देखिए, अब क्या था कि जब शिक्षा देने की बात आएगी तो क्या होगा। उस समय के राजा लोग क्या करते थे कि अपने घराने के बच्चों के शिक्षा के लिए, उचित शिक्षा के लिए, वो शिक्षा राजनीति की हो, वो शिक्षा नैतिकता की हो, वो शिक्षा अर्थशास्त्र की हो, वो शिक्षा समाजशास्त्र की हो, या किसी भी विधा की शिक्षा हो, इसके लिए योग्य शिक्षक यानी योग्य ब्राह्मण का चयन करते थे। वह किसी के हवाले अपने बच्चे को तो नहीं कर सकते। तो जो ब्राह्मण इन योग्यताओं को पूरा करता था, जो ऐसे कार्यों में समर्थ था, जो ऐसे कार्यों में निपुण था, उनकी प्रतिष्ठा अधिक थी। अब देखिए, रामायण काल में क्या हुआ कि गुरु वशिष्ठ ने दशरथ के सभी पुत्रों को, चारों पुत्रों को शिक्षा दी। तो उनका तो क्या थे, राजगुरु थे। राजा के दरबार में या राजा के बच्चों को शिक्षा देने वाले राजगुरु थे। तो उनकी प्रतिष्ठा उस समय के अन्य ब्राह्मणों के से आप तुलना नहीं कर सकते। अब उसी तरीके देखिए, आप अगर महाभारत काल में आते हैं तो द्रोणाचार्य एक अति विद्वान व्यक्ति थे, और राजघराने के सभी बच्चों को शिक्षा देने का, रण कौशल सिखाने का, अस्त्र शस्त्र की विद्या देने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। और वह स्पॉन्सर्ड थे। स्पॉन्सर्ड मतलब राजा के द्वारा संरक्षित थे। राज दरबार में रहकर ही वो क्या करते थे कि राजकुमारों को यह शिक्षा देते थे। तो केवल ब्राह्मण होना पर्याप्त हो नहीं, ऐसा तो नहीं था। ब्राह्मण होने के साथ साथ ये गुण भी आप में होना चाहिए, तभी आप सम्मान पाएंगे। जिसके गुण अधिक उसका सम्मान अधिक, जिनके गुण कम उनके सम्मान कम। तो ये वर्ण पर निर्भर नहीं, ये वर्ण से परे हम देख रहे हैं कि इनका सम्मान था। अब चलिए ब्राह्मणों से आगे बढ़ते हैं। अब देखें
क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रियों के दो काम बताए गए थे। ये क्या करेगा, या तो शासन करेगा या क्या करेगा, सैनिक का कार्य करेगा। तो क्षत्रियों में जो शासक होगा, जो शासन करेगा पूरे देश में, उसकी प्रतिष्ठा अन्य क्षत्रियों की तुलना में अधिक होगी। तो ये बात तो, अगर आप सैनिक के काम भी कर रहे हैं, अगर आपकी योग्यता बृहत है, आप अधिक योग्य हैं, आप अपने इस कौशल में निपुण हैं, आप राजा को विजय दिला पाते हैं, आप राज्य की सुरक्षा कर पाते हैं, तो आपका सम्मान होगा। लेकिन सभी सैनिकों का, सभी क्षत्रियों का एक समान इज्जत तो नहीं थी। तो यह वर्ण पर ही निर्भर नहीं था, वर्ण के साथ साथ, वर्ण तो था लेकिन वर्ण के साथ साथ व्यक्तिगत गुण, योग्यता, लगन, निष्ठा, ये उस समय सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनता था। अब देखिए राजाओं में भी, अब केवल राजा को लें, शासक मतलब राजा की बात कर रहे हैं, तो राजा में भी बौद्ध साहित्य में ऐसी चर्चा मिलती है कि जो राजा कुशल होगा, जो राजा नेक होगा, जो राजा न्यायप्रिय होगा, जो राजा प्रजा वत्सल होगा, जो जनता के हितों की रक्षा करेगा, जो जनता के जान माल की रक्षा करेगा, उसके विश्वास की रक्षा करेगा, वैसे राजा की प्रतिष्ठा अन्य राजाओं की तुलना में अधिक। बौद्ध साहित्यों में कहानी मिलती है, उस कहानी में जब एक राजा गुप्तचर को भेजता है कि जाओ भाई गांव गांव में जाकर देखो कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं, तो जो राजा कुशल थे उनके बारे में जनता दुआ करती थी कि चलो ईश्वर की कृपा है, हमें एक अच्छा राजा मिला। लेकिन जो राजा ये काम नहीं कर पाते थे, वैसे राजा के बारे में जनता का एक ही मत था, जनता कुछ कर तो सकती नहीं थी, राजतंत्र था, सारी शक्तियां राजा में नहीं थी, उसके पास सैन्य बल भी था, अर्थ बल भी था, राजनीतिक बल भी था, वैभव था, सब कुछ था। तो लेकिन वो कहती थी कि चलो भाई हम तो इंतजार करेंगे ऐसे राजा से छुटकारा मिल जाए, ऐसी हमारी कामना है। तो राजा होना ही पर्याप्त नहीं था प्रतिष्ठा के लिए, एक तो वर्ण होना पर्याप्त नहीं था, वर्ण के साथ साथ अन्य गुण होने चाहिए, और पद भी अकेला विषय नहीं था। पद तो है आपका राजा का, लेकिन अगर आप नेक हैं, अगर आप कल्याणकारी हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा अधिक है। अगर आप कम कल्याणकारी हैं, आप कम नेक हैं, न्याय में आपकी न्याय व्यवस्था चलो ढांचा तैयार कर दिया, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते, उसको सुनिश्चित नहीं कर पाते, उसके प्रति आपकी दृढ़ता नहीं है, उसके प्रति आप निष्ठावान नहीं है, उसके पास आप संकल्पित नहीं है, तो ऐसे में वो राजा का क्या होगा, प्रतिष्ठा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो राजा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपका उसके अनुसार काम करना भी जरूरी है। अब तीसरा देखते हैं वैश्यों का, तो इनके भी तो कार्य निर्धारित है। तो जो वैश्य अपने काम में निपुण था, चाहे वो कोई भी काम करता और अधिक धन कमाता था, अपने पेशा से, अपने रोजी रोजगार से, जिस पेशा में लगा हुआ है, चलिए भाई सोना का काम करता है सुनार है, लोहा का काम करता है लोहार है, लकड़ी का काम करता है बढ़ई है, जो भी काम करता है, अगर वह निपुणता पूर्वक करता है और उससे वो अधिक लाभ कमाता है, तो क्या होगा, उनकी प्रतिष्ठा अधिक। तो यह प्रतिष्ठा अगर आप कहें कि केवल वर्ण पर ही निर्भर था और एक ही वर्ण के सभी लोगों को समान रूप से सम्मान मिलता था, तो ऐसा नहीं था। खैर वैश्यों को तो प्रतिष्ठा देने की बात थी नहीं, लेकिन उसमें भी जो काम अच्छे करते थे उनकी गिनती अच्छे कार्यकर्ता में, अच्छे सेवक के रूप में होती थी। तो ये वर्ण से परे एक व्यवस्था थी कि भाई हम वर्ण से परे भी अपने मान सम्मान। अब आते हैं स्त्रियों की बात करें, तो अगर हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों का भी दशा कुछ ऐसा ही था।
स्त्रियों का सम्मान। अब क्या था कि जो स्त्रियां योग्य संतान को, योग्य पुत्र का जन्म देती थी, उसे उसके परिवार में, समाज में क्या होता था, अच्छे दृष्टि से देखा जाता था, उसको अधिक सम्मान मिलता था। चलिए एक बात होगी। दूसरी बात क्या है कि जो स्त्रियां अच्छे घराने से ब्याह कर लाई गई थी, उनकी प्रतिष्ठा अधिक। जो स्त्रियां अपने कुल को एक साथ बांधकर कुल की मर्यादा को, परंपरा को कायम रखती थी, उनकी प्रतिष्ठा अधिक थी। जो ऐसा नहीं थी, उनकी प्रतिष्ठा उतनी अच्छी नहीं थी। तो यह भी बात चल रही थी। और उसके साथ साथ क्या था कि जो स्त्रियां पति के अधिक करीब या प्रिय थी, उनका भी सम्मान अन्य पत्नियों के तुलना में अधिक होता था। तो ऐसे में स्त्रियों का भी सम्मान अलग अलग था। और कुछ स्त्रियां तो खैर शासन का ही काम करती थी। प्रभावती गुप्त को ले ले, गुप्त वंश में, तो उसके पास भूमि भी था, उसने भूमिदान भी किया, शासन भी किया, लेकिन यह ऐसी घटना बराबर नहीं होती थी। यह तो एक अपवाद स्वरूप बात ही थी। तो ऐसे में अगर हम केवल ये मान लें कि वर्ण या जाति सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार थे, कि सामाजिक प्रतिष्ठा के केवल आधार वर्ण ही था, तो ऐसा नहीं था। अब चलिए, अब इसको हम वर्ण को छोड़ देते हैं, अब हम आते हैं जाति। तो जाति के आधार पर भी यही था कि जो लोग उच्च जाति के थे तो उनकी प्रतिष्ठा अधिक थी। यही तो व्यवस्था उस समय बनाई गई थी ना। और जो निम्न जाति के थे, जिनको काम, छोटे मोटे काम दिए गए थे या प्रतिष्ठित काम नहीं दिए गए थे, तो जिनको साफ सफाई का काम दिया गया या जिनसे अवशिष्टों के व्यवस्था करने की काम दी गई, चमड़े की काम दी गई, तो ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही जाति का सभी व्यक्ति समान रूप से सम्मानित है। जातियों में भी जिनकी शिक्षा अच्छी है, जो दानशील हैं, जो कंजूस नहीं है, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जिनके पास करुणा है, जिनके पास दया है, ऐसे लोग सम्मानित। अब आप गांव में देखिए, ग्राम प्रधान हुआ करते थे, तो ग्राम प्रधान क्या था कि उसके पास संपत्ति भी संचित है। एक अच्छी खासी भूमि पर या बड़ी भूमि खंड पर उसका आधिपत्य था। तो जिन लोगों के पास धन था, उनका सम्मान अपनी ही जाति के दूसरे लोगों की तुलना में अधिक था। तो ऐसा कहें कि सम्मान केवल जाति का विषय था, तो ऐसा नहीं था। जाति के साथ साथ क्या होना चाहिए कि आप में व्यक्तिगत गुण होना चाहिए, समाज उपयोगी गुण होना चाहिए। आप दयावान हों, आप करुणा हों, आप दान देने वाले हों, आप धार्मिक कृत्यों में हिस्सा लेने वाले हों, आप अतिथि को भोजन कराने वाले हैं, आप क्या है कि लोगों के सेवा के लिए उस एक चलता था प्याऊ। प्याऊ का मतलब है कि गर्मी के दिन में जब लोग सड़कों पर चलते थे तो पानी की व्यवस्था क्या हो गई, कुआं किसी ने खुदवा दिया, किसी ने तालाब खुदवा दिया, किसी ने उसमें पानी निकालने की व्यवस्था लगा दी। तो ऐसे जब नेक काम करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जो जैसे ग्राम प्रधान है, तो अगर वह अपने ग्रामीणों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, उनकी देख रेख करता है, उनकी जायज बातों को सुनता है, कभी कभी तो न्याय भी करते थे, तो जो ग्राम प्रधान उचित न्याय करता है, पक्षपात से दूर रहता है, निष्पक्ष होकर सबको एक नजर से देखता था, ऐसे लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक दर्जा अन्य लोगों की तुलना में बेहतर थी। अच्छा, अब आइए कि जो व्यापार या उद्यम में लगे हैं, तो जो बुनकर, अब बुनकर से ही शुरू करते हैं, तो जो बुनकर जितने अच्छे वस्त्रों का, उत्तम कोटि के वस्त्रों का, महीन मुलायम कपड़ों का निर्माण करता है, तो वो क्या होगा कि उसे कुशल कहा जाएगा। और कुशल कहलाने के साथ साथ समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और साथ साथ क्या होगा, जब वह कुशल सामान का
उत्पादन करेगा तो बाजार में उसकी मांग होगी, वह ऊंचे दामों पर बिकेगी, अधिक मात्रा में बिकेगी। इससे उस व्यापारी को लाभ होगा। तो क्या होगा, उसकी प्रतिष्ठा भी व्यापारी वर्ग से ही या वैश्य वर्ग से ही दूसरे वर्णों की तुलना में वह अधिक प्रतिष्ठित बना जाएगा। तो यहाँ भी आपको व्यवस्था देखने को मिलती है कि जिनके पास धन था, जिनके पास पद था, जिनके पास गुण थी, जिनके पास शिक्षा थी और जिनके कर्म अच्छे थे, तो चाहे आप किसी भी वर्ण के, आप अपने वर्ण में अगर दूसरों की तुलना में अधिक योग्यता रखते हैं तो आपका सामाजिक प्रतिष्ठा और आपका सामाजिक सम्मान आपके वर्ण के अन्य लोगों के तुलना में अधिक। अब एक और कथा आती है कि बौद्ध साहित्यों में, तो बौद्ध साहित्यों में भी इस विषय पर काफी चर्चा होती है कि भाई ये क्या है। तो एक कथा आती है कि एक बार कुछ पंडित नदी में स्नान करने गए और वहीं पर बौद्ध भिक्षु भी थे। तो उन लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को देखकर घृणा की दृष्टि से देखा और उस पर फब्बियां कसी कि भाई तुम तो दास हो, तुम तो शूद्र हो, तुम तो निम्न श्रेणी से आते हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहा कि देखिए भाई, ऐसा है कि ये श्रेष्ठता और उच्चता जन्म से नहीं होता है। अब आप ही को लीजिए कि आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण होने के बाद भी आप जिस ब्राह्मण के आश्रम में रहते हैं, तो क्या आपको अपने हेड पंडित, हेड ब्राह्मण के उठने से पहले नहीं उठना पड़ता? क्या आपको उनके आश्रम की सफाई नहीं करनी पड़ती? क्या आपके अपने गुरु या जो हेड ब्राह्मण है उनके कपड़े नहीं धोने पड़ते? क्या आपको समोधी के लिए, मतलब आग जलाने के लिए, जो हवन के लिए जो सामग्री जमा करते हैं, लकड़ी वगैरह, वो नहीं लाना पड़ता? क्या आपको फूल नहीं जुटाने पड़ते? तो आप क्या कर रहे हैं? आप ब्राह्मण होकर भी उनकी सफाई कर रहे हैं। तो आप ब्राह्मण होकर भी क्या है कि हमारे समान है, दास के समान है। और ऐसे में ब्राह्मण होना ही काफी नहीं है। और आप स्पष्ट कर लें कि जन्म से श्रेष्ठता नहीं आती है। श्रेष्ठता का मौलिक आधार, असली आधार क्या है? व्यक्तिगत गुण और कर्म। अगर आपके पास शिक्षा है, अगर आपके पास ज्ञान है, आप अच्छे कार्यों में लगे हैं, अगर आप चोरी डकैती नहीं करते हैं, आप कोई भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा है। अगर आप नेक काम करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, लोगों के साथ संवेदना रखते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ देते हैं, तो आपका सम्मान होगा। तो ये मत समझिए कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण आप प्रतिष्ठित हो गए। अरे आप अपने ही देख लीजिए कि आप अन्य ब्राह्मणों के, हेड ब्राह्मणों के तुलना में क्या है कि आप उनकी सेवा, चाकरी कर रहे हैं। तो जब चाकरी कर रहे हैं तो चाकरी करना तो आपका काम था नहीं। अगर वर्ण के हिसाब से कहें तो चाकरी करना ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं था, चाकरी करना तो शूद्रों का काम था। लेकिन आप वो सारे काम कर रहे हैं। अगर आप अपने गुरु के, वैसे ब्राह्मण के कपड़े धो रहे हैं, आप धोबी का काम कर रहे हैं। आप उनके आश्रम का, उनके पूजा स्थल का सफाई कर रहे हैं, तो आप स्वीपर का काम कर रहे हैं। तो कहाँ है श्रेष्ठता? ब्राह्मण होने मात्र से अगर कोई श्रेष्ठ होता तो आप भी वैसी ही जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। और कहा कि भाई आप तो गंगा में स्नान करने आए हैं, तो गंगा में स्नान क्यों करने आए हैं? पवित्र होने के लिए। तो आप तो जन्म से ही पवित्र हैं, तो आपको पवित्रता की क्या जरूरत? और गंगा में स्नान मात्र कर लेने से यदि मनुष्य पवित्र हो जाता तो ये कछुए, मछलियां, घड़ियाल, ये तो रात दिन गंगा में रहते हैं, तो उन्हें आप दोषपूर्ण क्यों मानते हैं? तो दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि एक ही आधार नहीं था। समाज में विभिन्न प्रकार के विचार थे, विभिन्न प्रकार के आधार थे, और श्रेणियों में भी कई तरह के स्तर थे, जो व्यक्तिगत गुण के आधार पर और उनके आचरण, उनके कर्म
के आधार पर निर्धारित होते थे। तो दोस्तों, यह समझने की जरूरत, इसको समझने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि भारत का समाज कैसा था और हम किस तरह सामाजिक व्यवस्था में आगे बढ़ते हुए यहाँ तक बढ़े हैं। तो दोस्तों, आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।